Assalamu alaikum everyone. So this is the fourth part of the स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग सबसे पहले करेंगे कार्सिनॉइड ट्यूमर्स. ठीक है, अब कार्सिनॉइड ट्यूमर्स जो है ना, ये हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होती है. ठीक है, और ये लोग ग्रेड मैलिग्नेंसी है. ठीक है, अब मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई कार्सिनोमास होते नहीं हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बहुत भी हो जाए ना, बहुत एक्सट्रीम केस भी आ जाए, तो कोई कार्सिनोमा अगर बनेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कौन सा बनेगा, वो बनेगा कार्सिनॉइड ट्यूमर्स, और वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं. इसमें क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स होते हैं जो आपके हार्मोन सिक्रेट करा रहे होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसका म्यूकोजा देखते हो ना, तो आपको पॉलिप्स लाइक नोड्यूल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, पॉलिप्स लाइक नोड्यूल. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं ना, इनसे हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज़ होता है. ठीक है, अब सेरोटोनिन जब वो रिलीज़ होता है ना, तो वो हमारे पास हेपेटिक जो पोर्टल सर्कुलेशन है ना, उससे ज़रिए लिवर तक चला जाता है, और लिवर में मोनोअमीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है 5-HIAA में. ठीक है, 5-HIAA में. ठीक है, अब 5-HIAA जो होता है वो हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ये कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है मेटास्टेसाइज कर गया और लिवर तक पहुंच गया, ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम था ना, जिसमें हमारे पास ये सेरोटोनिन जो है वो 5-HIAA में कन्वर्ट होता है, वो नहीं होगा, क्योंकि वो कार्सिनोमा जो है वो लिवर तक स्प्रेड हो चुका है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जब सेरोटोनिन रिलीज़ होता है ना, तो डायरेक्ट वो हेपेटिक वेन के ज़रिए जो है ना वो चला जाता है हेपेटो सिस्टेमिक शंट में, और शंट के ज़रिए ये इंटर हो जाता है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एंड अल्टीमेटली हमारे पास कार्सिनॉइड सिंड्रोम एंड कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं. ठीक है, अच्छा, अब जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम है, तो इसमें पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम में. तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में मेनली पेशेंट में जो है ब्रोंकियोस्पैज्म होता है. ठीक है, डायरिया वगैरह होता है. ठीक है, इसके अलावा फ्लशिंग वगैरह होती है. ठीक है, और कार्सिनॉइड सिंड्रोम में एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अल्कोहल लिया है, ठीक है, या बहुत बंदा स्ट्रेस में ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, और जब सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये और एक्सट्रीम हो जाते हैं. ठीक है, और कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास ये जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है ना, राइट वॉल्वुलर फाइब्रोसिस हो जाती है मेनली. ठीक है, और माइट्रल रिगर्डिटेशंस भी हो जाती हैं, नहीं माइट्रल नहीं, राइट साइड वॉल्वुलर फाइब्रोसिस होती है, राइट साइड वॉल्वुलर फाइब्रोसिस. इसके अलावा ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशंस होती हैं, और पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस होती है. ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं ना कि लेफ्ट वॉल्वुलर लेजन्स क्यों नहीं होती. इसलिए नहीं होती क्योंकि जब ब्लड गुजर के जाता है लंग्स में, और लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, तो हमारे पास जो लंग्स होता है उसमें भी मोनोमीन ऑक्सीडेज होता है, तो उसमें वो सेरोटोनिन जो होता है ना, वो अपने मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अल्टीमेटली इसी वजह से लेफ्ट वॉल्वुलर लेजन्स नहीं होती हैं, लेकिन राइट होती है, क्योंकि राइट से पहले अभी लंग्स में ब्लड नहीं गया होता. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपेंडिक्स पे. ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है ना, ये हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना या तो कोई स्टोन स्टक हो जाता है अपेंडिक्स में, या तो कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है. ठीक है, या तो हार्ट फीकस जिसको हम लोग कहते हैं फिकैलिस. ठीक है, हार्ट फीकस जो होती है वो स्टक हो जाती है ये अपेंडिक्स में. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया वगैरह हो जाता है ना बच्चों में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अपेंडिक्स होता है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, और हमारे पास जो है वो वीनस जो है उसका आउटफ्लो जो होता है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, वीनस आउटफ्लो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है. ठीक है, अच्छा,
अब क्या होता है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको जो है ना पेन नज़र आता है। कौन सी जगह पे नज़र आता है? पेरी एम्बलाइकल पेन, एम्बलाइकस के इर्द गिर्द पेन नज़र आता है, मैकबर्नी पॉइंट पे पेन नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा नौजिया होते हैं, फीवर वगैरह नज़र आ रहा होता है पेशेंट में, ठीक है। अगर ये अपेंडिक्स रप्चर हो जाए ना तो ये पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा। जब पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाएगा, ठीक है, जब आप पेशेंट में पेरिटोनाइटिस की वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक गार्डिंग होती है और एक हमारे पास रिबाउंड टेंडरनेस होती है। गार्डिंग क्या होता है? जब आप इसको हाथ लगाते हो ना तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, मतलब मसल इतने ज़्यादा सख्त हो चुके होते हैं पेट के, ठीक है। और वो रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है? हाथ लगाते हो तब पेन नहीं होता, जब आप छोड़ते हो तो एकदम पेन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेरी अपेंडिशियल एब्सेस इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एज वेल, ठीक है। पेरी अपेंडिशियल एब्सेस। अच्छा जी, अब हम लोग करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये मेनली क्या होता है? एबनॉर्मल पॉसिबली जो है ना ये एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू इंटेरिक फ्लोरा, ठीक है। इंटेरिक फ्लोरा में एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसके अगेंस्ट ना, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब क्लिनिकली जो है ना ये पेशेंट में जो है ब्लड फीसेस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डायरिया वगैरह होता है मेनली, ठीक है। और ये मेनली कैकेशियंस और ईस्ट और यूरोपियन लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो वो है ना हर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, हर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की अपने कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की, या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है या तो कोन्स डिजीज़ होता है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बस।